हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव के हमारे पेपर नंबर 2 की, दैट इज़ रिगार्डिंग कंपनी लॉ। और इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं अभी तक, और पार्ट बी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 15 जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया। आगे अब स्टोरी कंटिन्यू कर रहे हैं विद चैप्टर नंबर 16 विच इज़ रिगार्डिंग द डायरेक्टरशिप। डायरेक्टर्स की बात यहाँ पे हो रही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, ये ध्यान रखना। बिकॉज मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि पार्ट बी जो है 40 मार्क्स का वेटेज रखता है, और उसमें कंटेंट जो है अराउंड 110 पेजेस 120 पेजेस के बीच में है। सो जितना समराइज्ड कंटेंट है उसके सामने वेटेज काफ़ी अच्छा है, और हमें यहाँ से स्कोर करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। नो डाउट ये इतना सिंपल भी नहीं होगा, क्योंकि आंसर्स जो हैं इस टॉपिक में से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कम और केसेस के फॉर्म में ज़्यादा होंगे, ये ध्यान रख के चलना है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, शुरू करें हमारा चैप्टर डायरेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया कि भाई डायरेक्टर्स की डेफिनेशन क्या है एंड ऑल। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और वो वाली डेफिनेशन है जो हम खुद बना के लिखते हैं, टेक्निकल कुछ बोला हुआ नहीं है, ठीक है। सेक्शन 153 यहाँ से मेन टेक्निकल और टू द पॉइंट बात हो रही है। तो लेट अस स्टार्ट। सेक्शन 153 क्या बोलता है? डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन नंबर, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि किसी भी कंपनी में अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो इट इज़ नेसेसरी कि आपका डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर हो, डिन नंबर हो। तो आपको पहले डिन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एंड देन यू कैन बिकम अ डायरेक्टर इन अ कंपनी। तो उसका प्रोसीजर कुछ यहाँ पे है, डिटेल्स कुछ हैं, तो लेट अस क्लैरिफाई दैट। एज पर सेक्शन 153 पहले तो वही बोला कि एवरी डायरेक्ट इंडिविजुअल इंटेंडिंग टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी shall make an application electronically in the form DIR3 for allotment of DIN to the central government। और इसके साथ जो प्रिस्क्राइब फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी, इट इज़ रिक्वायर्ड। फर्दर द DIN to be proposed to the proposed directors in respect of new companies would be mandatorily required। वो तो मैंने आपको बोला। जब वो स्पाइस वाला फॉर्म भरेंगे ना, जो मैंने आपको बोला था कि क्यूमुलेटिव फॉर्म है, और स्पाइस फॉर्म में हम देखते हैं कि आप कंपनी का नेम अप्रूवल, कंपनी रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन और डिन नंबर के लिए एप्लीकेशन, ये सब क्यूमुलेटिवली कर सकते हैं। तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो लोग फर्स्ट मतलब कोई नई कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर्स बन रहे हैं तो उन्हें तो वो स्पाइस वाला फॉर्म भरते समय ही एक साथ ही अप्लाई कर देना चाहिए डिन नंबर के लिए, क्योंकि एटलीस्ट 3 डिन नंबर तो आप अप्लाई कर ही सकते हो, ठीक है। तो 3 डायरेक्टर्स का काम एक ही स्पाइस फॉर्म में हो जाएगा। Next, within 1 month of application of the central government, within 1 month of application, the central government shall allot the DIN number to the applicant। ये deadline central government के ऊपर है, ऐसा ध्यान में रख के चलो। A person appointed as a director shall on or before the appointment give his consent to hold the office। देखो, आप किसी को डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो तो उसका भी तो कंसेंट होना चाहिए, वो अग्री कर भी रहा है इस चीज़ के लिए या नहीं कर रहा है, ये भी मैटर करता है। तो यहाँ पे कंसेंट की बात की है, ठीक है। और इसमें बोला है कि एक पर्टिकुलर फॉर्म भर के डायरेक्टर को अपना कंसेंट सबमिट करना पड़ेगा, और उसके लिए फॉर्म नंबर है DIR2, कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। इन शॉर्ट ऐसा है, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि कैसे ऑपरेट होती है। यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है और उसका डिन नंबर और वो सब आ चुका है, सपोज ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व है। कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है? एक है अपनी ROC, जिसको हर चीज़ की पंचायती होती है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसको सब पता होना चाहिए। एक है अपना डायरेक्टर, और तीसरी है कंपनी जिसमें आप एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हो। अब पॉइंट ये है, ROC सब चीज़ का ध्यान रखता है कि मैनेजमेंट सही हो रहा है कि नहीं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। तो जब कोई कंपनी, कोई पर्टिकुलर कंपनी जब किसी पर्सन को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करती है, ठीक है, तो डायरेक्टर अपॉइंट करते टाइम कंपनी ROC को इन्फॉर्म करती है कि हम इस बंदे को, ये जो पर्सन है, इसको हम एज अ डायरेक्टर अपनी कंपनी में अपॉइंट कर रहे हैं। ROC बोले कि ठीक है, इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा और उसमें आप सारी डिटेल्स दे दो कि आपने किसको डायरेक्टर अपॉइंट किया है। तो उसके लिए जो फॉर्म है इट इज़ DIR12, नंबर ध्यान रखना DIR12।
और वैसे ही वो जो डायरेक्टर है ना, उसके ऊपर भी एक ऑब्लिगेशन है। डायरेक्टर की ऑब्लिगेशन ये है कि वो आरओसी को इन्फॉर्म करे, उसका कंसेंट सबमिट करे कि मैं इस कंपनी में अपॉइंट होने के लिए हाँ बोल रहा हूँ और मैं रेडी हूँ। उसके लिए जो फॉर्म नंबर है, इट इज़ फॉर्म DIR-2। तो DIR-2 कौन फाइल करता है? DIR-2 फाइल करता है डायरेक्टर। और DIR-12 कौन फाइल करता है? DIR-12 फाइल करती है कंपनी। तो ये दो फॉर्म्स हैं जो इस पूरी सिचुएशन में रिलेट करते हैं। होता ये है कि दोनों में डेटा तो सेम ही है। DIR-2 में डायरेक्टर आरओसी को बताता है कि मैं इस कंपनी में डायरेक्टर बनने जा रहा हूँ। DIR-12 में कंपनी बताती है कि हम इस डायरेक्टर को अपनी कंपनी में अपॉइंट करने जा रहे हैं। तो दोनों में सेम ही इन्फॉर्मेशन है ना, तो क्यों दो दो फॉर्म भरवा रहे हैं? ये सिर्फ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए हो रहा है और कोई रीज़न नहीं है कि जब एक बंदा एज अ डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट होगा तो कंपनी से भी वेरीफाई कर लो और डायरेक्टर से भी वेरीफाई कर लो। डबल वेरिफिकेशन होने से कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होने का चांस नहीं रहेगा, मिनिमाइज हो जाएगा। इसी चीज़ को ध्यान में रख के उन्होंने ये सिस्टम यहाँ पे सेटअप किया। क्लियर? ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टाइम लिमिट्स एंड ऑल दे रखिए। 30 डेज का टाइम दिया होता है आपको DIR-2 फाइल करने के लिए, अच्छा सॉरी DIR-12 फाइल करने के लिए। और ये 30 डेज कब से? जब से आपने अपॉइंट किया तब से। इसके बाद इन केस ऑफ एनी कंपनी, इन केस ऑफ एनी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करती है, लेट इट बी अ गवर्नमेंट कंपनी और एनी अदर कंपनी वेयर NCLT इज नाउ कंट्रोलिंग अथॉरिटी, वहाँ पे DIR-2 की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी क्लियर कर दिया। बाकी अदरवाइज DIR-2 ज़रूरी होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पे इन्होंने पॉइंट बोला ऊपर वाले में, द कंपनी शैल फाइल फॉर्म DIR-12 particulars of the appointment of directors and KMP along with form DIR-2 as an attachment। तो इसमें ये रहेगा कि जो DIR-2 है उसकी एक कॉपी वो भी अटैचमेंट के फॉर्म में DIR-12 के साथ कंपनी फाइल करेगी कि वही कंसेंट है जो हमने उस पर्सन से लिया है जिसको हम डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। तो इन शॉर्ट अटैचमेंट के फॉर्म में भी DIR-2 जो है वो आरओसी के पास पहुंच जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते। Companies Amendment Act 2017 provides that the central government may prescribe any identification number which shall be treated as DIN for the purpose of this act, and in case any individual holds or acquires such identification number, the requirement of this section shall not apply or apply in such manner as may be prescribed। ये पॉइंट का मतलब ये है कि अगर डिन नंबर किसी के पास नहीं है तो उसको कोई और आइडेंटिफिकेशन नंबर के बेस पे भी एक्सेप्ट किया जा सकता है एज अ डायरेक्टर। हो सकता है वो अलाउ कर दें कि भाई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आधार कार्ड भी चलेगा, तो जब तक डिन नंबर आ नहीं जाता या आपके पास डिन नंबर नहीं है तो हम आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप आधार कार्ड के बेसिस पे भी डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हो। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन अगर गवर्नमेंट इशू कर देती है तो फिर क्या ऑब्जेक्शन है? आया है समझ में? नो पर्सन शैल कंटिन्यू और बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर विदाउट डिन इम्प्लाइड है। नेक्स्ट, सेक्शन 153 के साथ साथ कुछ रूल्स भी हैं और उसमें होता है प्रोसीजर। अब यहाँ पे ना अगर प्रोसीजर कुछ नया होगा तो देखेंगे, रिपीट वाले पॉइंट्स नहीं देखेंगे। सबसे पहले बोला इंटीमेशन ऑफ चेंजेस इन पर्टिकुलर्स ऑफ अ डायरेक्टर। इसमें ये बोला कि अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर की कोई डिटेल्स, नाम तो सेम ही रहेगा, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो कुछ भी है, अगर उसमें कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वो चेंजेस की डिटेल भी तो आरओसी को देनी पड़ेगी, तो उसका प्रोसीजर है। अब देख लेते हैं फॉर्म नंबर कौन कौन से हैं और टाइम लिमिट क्या है। Every individual DIN in the event of any change in his particulars as stated in form DIR-3 intimates a change to the central government within a period of 30 days। तो सबसे पहले तो टाइम लिमिट आ गई 30 डेज की। इन फॉर्म DIR-6, DIR-6 जो है उसके अंदर सारी डिटेल्स जो डायरेक्टर की है वो फाइल करनी पड़ेगी कि क्या क्या चेंज हुआ है, ये इन्होंने बताया हुआ है। और एक फॉर्म और है DIR-3। अब कौन सा फॉर्म किसके लिए है मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करा देता हूँ। एवरी इंडिविजुअल हैविंग डिन इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन हिज पर्टिकुलर्स एज स्टेटेड इन फॉर्म DIR-3। तो जो भी पर्टिकुलर्स थे उसके जो DIR-3 में उसने सबमिट किए थे फॉर अप्लाइंग फॉर डिन नंबर, स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था, ठीक है। स्टोरी ऐसी थी शुरुआत में कि जब एक इंडिविजुअल
किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसको पहले अप्लाई करना पड़ता है फॉर डिन नंबर। तो डिन नंबर लेने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म है DIR-3। तो इस DIR-3 की बात हो रही है। फिर जब कंपनी किसी पर्सन को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर लेती है तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ROC को इन्फॉर्म करे कि भाई हमने डायरेक्टर अपॉइंट किया है। तो ये इन्फॉर्मेशन उनको देनी होती है DIR-12 में। बट साथ साथ में डायरेक्टर का कंसेंट ज़रूरी है इन राइटिंग। वो कंसेंट उससे लिया जाता है DIR-2 में। और फिर जब कंपनी ROC को DIR-12 सबमिट करती है तो उसके साथ साथ DIR-2 भी अटैच कर देती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर क्वेश्चन आप पूछते हो, आपको डाउट आ रहा है अगर कि सर डायरेक्टर DIR-2 खुद ROC में फाइल करने जाता है या डायरेक्टर कंपनी को DIR-2 सबमिट कर देता है और कंपनी फॉरवर्ड कर देती है, तो यहाँ बोला है कि कंपनी फॉरवर्ड कर देगी तो चलेगा। मतलब इन शॉर्ट डायरेक्टर खुद ROC में DIR-2 सबमिट करने नहीं जा रहा है। हाँ, वो डायरेक्टर खुद DIR-2 भरता है बट सबमिट करता है कंपनी को, क्योंकि कंपनी जब DIR-12 सबमिट करती है तो साथ साथ में DIR-2 एज एन अटैचमेंट चला जाता है। और उस पर DIR-2 तो डायरेक्टर ने खुद अपने हाथों से भरा है, उसने खुद साइन किए हुए हैं, तो उसमें कोई फ्रॉड होने के चांसेस तो वैसे भी नहीं है। तो सबमिट कोई भी करे, क्या फ़र्क पड़ता है, फॉर्म भरता कौन है वो मैटर करेगा ना। तो ये क्लैरिफिकेशन हो गया। अब ये बोला कि DIR-3 वाली कोई भी डिटेल्स में अगर कोई चेंजेस करने हैं या चेंजेस होते हैं तो उसके लिए फॉर्म है DIR-6। तो आई होप आपको फॉर्म नंबर्स रिलेट हो रहे हैं, और थोड़ा कोशिश करोगे ना तो फॉर्म नंबर याद हो जाएंगे। मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं लगता है, इवन यू शुड ट्राई, और आप उसको कर सकते हो। अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक बार लिखा है, आप भी जब सॉल्व करो, जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो भाई कि स्टडी कर रहे हो, तो आप याद करने के लिए एक बार लिख लो कि हाँ। और इसमें ये भी याद रख सकते हो, देखो हम जब बात कर रहे थे DIR-12 की और DIR-2 की, तो भाई कौन कौन सा फॉर्म में क्या लिख के देता है। तो देखो ऐसे ध्यान रखो कि कंपनी बड़ी अथॉरिटी है, तो कंपनी जो इन्फॉर्मेशन देगी ROC को वो बड़े फॉर्म नंबर में देगी, और जो डायरेक्टर है वो बेचारा इंडिविजुअल है, छोटा आदमी है। तो वो डायरेक्टर जब अपना कंसेंट सबमिट करेगा टू द कंपनी तो उसके लिए छोटा फॉर्म नंबर DIR-2। तो न्यूमेरिकल वैल्यू से भी हम एक बार के लिए थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे और अपना काम ईजी हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। फिर बात करते हैं डिन नंबर के लिए एप्लीकेशन की, तो वो है DIR-3 में। और अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए आपके पास है DIR-6। तो आप DIR-3 क्या है, एप्लीकेशन फॉर डिन, DIR-6 क्या है, मॉडिफिकेशन इन द डिटेल्स ऑफ डिन। तो ऐसे आप लिख लो तो आपको याद करने में इतनी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो ये जो एप्लीकेशन दिया ना DIR-6 में, इसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल सिग्नेचर्स करवाने पड़ेंगे इसके ऊपर। किसी प्रैक्टिसिंग CA CS या CMA के वो चेक करेंगे और सर्टिफाई करेंगे कि जो डिटेल्स चेंज करने के लिए दी गई हैं वो जेन्यून है और एक्चुअल में चेंजेस हुए हैं और उसका प्रूफ है। ठीक है, द चेंजेस शैल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस आफ्टर वेरिफिकेशन। वो तो यही होने वाला है, जो भी आपने प्रूफ उनको भेजे होंगे उसको चेक करके वो लोग इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में चीज़ों को अपडेट करेंगे। द डिन सेल ऑफ द MCA शैल ऑल्सो इंटीमेट the changes into the particulars of director to the concerned registrar। अब आपने तो जो भेजा था वो MCA के डिन सेल के पास, उनके डिपार्टमेंट के पास जाता है, और फिर वो लोग चेक करके MCA को अपडेट कर देंगे कि भाई ऐसी रिक्वेस्ट आई थी। ROC को अपडेट कर देंगे कि ऐसी रिक्वेस्ट आई थी और हमने डिटेल्स में डिन नंबर में चेंजेस किए हैं, तो आप भी उसको देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। द कंसर्न्ड इंडिविजुअल्स आर ऑल्सो इंटीमेट द चेंज इन हिज पर्टिकुलर्स टू द कंपनी और कंपनीज इन विच ही इज़ अ डायरेक्टर विद इन 15 days ऑफ सच चेंज। अब DIR-6 जो है वो तो डायरेक्टर ने भरा होगा ना, अपने चेंजेस तो हम खुद ही करवाते हैं, तो वो चेंजेस की डिटेल्स आपको हर उस कंपनी में सबमिट करनी है जहाँ पे आप अभी करेंटली डायरेक्टर हो, और उसके लिए टाइम लिमिट है 15 दिन, तो 15 days फ्रॉम सच चेंज। क्लियर हो गया। तो ये है आपका रूल नंबर 12। रूल नंबर 11 है इसके बाद, वो भी हम देखेंगे, कैंसलेशन, सरेंडर, डीएक्टिवेशन ऑफ डिन। तो अब ये सब क्या है, मतलब कैंसलेशन क्यों, सरेंडर क्यों, डीएक्टिवेशन क्यों, तो उसके रीजंस क्या हैं वो अपने यहाँ पे कवर अप कर लेते हैं। ठीक है,
तो रूल 11 यहाँ पे बात कर रहा है सबसे पहले द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इट मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट और द रीजनल डायरेक्टर, ठीक है, इनके बारे में बात की है। मे अपॉन बीइंग satisfied on the verification of the particulars or documentary proof attached with the application along with specified fees received from any person, cancel or deactivate the DIN number in case of the following reasons, ठीक है। The DIN is found to be duplicated in respect of the same person provided the data related to both the DIN shall be merged with the validly retained number। इन शॉर्ट ऐसा है कि अगर आपने डुप्लीकेट डिन इशू करा रखा है, एक बंदे के नाम पे एक से ज़्यादा डिन इशू करा रखे हैं, तो वो चलेगा नहीं। तो या तो आप एक काम करो कि जो डेटा है उसको मर्ज करा लो तो ठीक है, अदरवाइज आपका जो डिन नंबर है उसको कैंसिल किया जा सकता है। द डिन वॉज ओब्टेन्ड इन अ रॉन्गफुल मैनर, फ्रॉड्यूलेंट तरीके से, गलत डिटेल्स दे के, ऑब्वियसली किसी इंडिविजुअल की अगर डेथ हो जाती है तो फिर उसके डिन नंबर का अब तो कुछ काम ही नहीं, तो वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। दूसरा उसके बाद बोला है द कंसर्न इंडिविजुअल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ल्यूनेटिक और ऑफ अनसाउंड माइंड। ल्यूनेटिक और अनसाउंड माइंड वही हो गया कि किसी की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि इस पर्सन की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में वो डिन नंबर का क्या करेगा, तो उसको कैंसिल किया जा सकता है, डीएक्टिवेट किया जा सकता है, ताकि कोई और उसका मिसयूज ना करे, ठीक है, नेसेसरी। इफ द कंसर्न्ड इंडिविजुअल हैज़ बीन एडजुडिकेटेड एंड इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है तो क्या करेगा डिन नंबर का, ऑब्वियसली। हाँ, ये ध्यान रखना आप कि ये सब कैंसिलेशन, डीएक्टिवेशन जो कुछ भी होता है, जो ऊपर क्लॉज बी में उन्होंने बोला था, क्लॉज बी में रीजन था फ्रॉड्यूलेंट मीन्स वाला, तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑफ बीइंग हर्ड कि आप कुछ बोलना चाहते हो, हमने तो आप पे चार्ज लगाया कि आपने फ्रॉड करके ये सब चीज़ें जो है वो इशू करवाई है, तो क्या आपका कुछ इस बारे में कहना है, तो फिर हम उसको कंसिडर करें, अदरवाइज हम अपना एक्शन लेंगे। ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन फॉर्म DIR-5, एक और फॉर्म नंबर आ गया, हाईलाइट कर रहा हूँ, इट इज़ DIR-5 बाय द डिन होल्डर टू सरेंडर हिज और हर ओन डिन। तो आपको ये मालूम है कि अब DIR-5 का क्या काम है। आप अगर खुद से वॉल्यूंटरीली सरेंडर करना चाहो कि भाई मैं वैसे भी रिटायर हो रहा हूँ या मैं डायरेक्टरशिप वाला काम अब करने नहीं वाला हूँ, तो मुझे डिन नंबर की कोई ज़रूरत नहीं, मैं क्यों फालतू में मेंटेन करूँ, तो आप उसको सरेंडर करने का एक्शन ले सकते हो। और उसके लिए यहाँ पे DIR-5 की बात की है, with a declaration that he has never been appointed as a director in any company and the said DIN has never been used for filing of any document with any authority. The central government may deactivate such DIN but after verification of e-records। ठीक है, तो आप ये भी डिक्लेयर कर सकते हो कि मतलब ऐसा है कि मैंने कभी ये डिन नंबर यूज़ किया नहीं, होता है ले तो लिया था लेकिन कभी काम ही नहीं आया, तो ऐसी सिचुएशन में फिर अब DIR-5 जो है मैं फाइल कर रहा हूँ और मैं ये बता रहा हूँ कि डिन नंबर कभी यूज़ नहीं हुआ है और मैं सरेंडर करने की बात कर रहा हूँ। तो वो लोग पहले आपके ई रिकॉर्ड्स चेक करेंगे ऑनलाइन उनके डेटाबेस में कि क्या कहीं ये डिन नंबर यूज़ हुआ है, और अगर हुआ है तो आपसे फिर उसकी इंक्वायरी होगी, अदरवाइज़ वैसे भी वो डीएक्टिवेट कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप डिन नंबर सरेंडर करने का ये एक रीज़न भी दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अदरवाइज भी आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है, अगर मुझे डिन नंबर नहीं रखना है तो जैसे मैंने अप्लाई किया था वैसे मैं सरेंडर भी कर सकता हूँ, बट ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन बताई है उन्होंने। नेक्स्ट है 155 जनरल प्रोविजंस, ये हेड पॉइंट पढ़ लो, बहुत है। एक से ज़्यादा डिन नंबर आप नहीं रख सकते, वो तो ऑब्वियस है, एक इंसान है तो एक ही डिन नंबर होगा। डायरेक्टर टू इंटीमेट डिन नंबर, ये भी हमने देख लिया है। कंपनी टू इन्फॉर्म डिन टू रजिस्ट्रार, ये भी देख लिया है। ऑब्लिगेशन टू ऑब्टेन द डिन नंबर, ये भी हमने देख लिया, सब रिपीटेशन। स्टेप्स टू ऑब्टेन डिन नंबर, अभी ऊपर बात कर ही रहे थे, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के थ्रू वो DIR-3 भरवा सकते हो, और फिर उसके बाद एक प्रोविजनल डिन नंबर जनरेट होगा जब तक सब कुछ वेरीफाई नहीं हो जाता है, और वेरीफाई होने के बाद एक फाइनल डिन नंबर वो आपको प्रोवाइड कर देंगे जिसको आप आगे भी यूज़ कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो एक ब्लॉक खत्म हुआ यहाँ पे, डिन नंबर जो कब से चल रहा था ना, वो एक ब्लॉक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नया जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, कौन कौन से टाइप्स के डायरेक्टर्स हैं, तो वो हम इस चैप्टर में डिटेल में सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि जो क्लासिफिकेशन इनिशियली होता है दैट इज़ टू बी डन ईदर इन पार्ट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरशिप और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरशिप। तो एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ऐसा इन्होंने बोला। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, जो कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर्स हो सकते हैं, जो कंपनी में पूरा टाइम, पूरे वर्किंग आवर्स डेली बेसिस पे देते हैं,
उनका कंपनी में पर्सनल इंटरेस्ट है क्योंकि उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो वहीं से जनरेट होता है, तो दैट इज़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऐसा बोला है। या फिर एक मैनेजिंग डायरेक्टर जिसके हाथ में कंपनी के मेजर डिसीजन मेकिंग पावर्स होते हैं रिगार्डिंग द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। दे आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोग्राम्स, स्ट्रेटेजिक प्लान of the organization. Other key duties include fundraising, marketing and community reach out. तो ये सारे काम इनके रहते हैं. The position reports directly to the board. मतलब जो MD या जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं ये लोग डायरेक्टली बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं, मतलब पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कि ये लोग क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ये सारी लिस्ट है जिनके बारे में हम एक एक डायरेक्टर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो लिस्ट का क्या बताऊँ, सीधा शुरुआत ही कर देते हैं ना। सेक्शन 152 पे आ जाओ। फर्स्ट डायरेक्टर्स वो हैं कि जब आप कंपनी फ्रेम कर रहे हो, शुरू कर रहे हो, तो कंपनी के डायरेक्टर कौन होंगे, कौन सबसे पहले कंपनी का मैनेजमेंट संभालने आगे आएंगे। तो इसमें दो ऑप्शंस है, या तो आप स्पेसिफाई कर दो कि हाँ ये लोग हैं जो मैनेजमेंट देखने वाले, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एक्सेप्ट हो जाए। तो दो ऑप्शंस होते हैं। अगर आपने स्पेसिफाई करना है तो यू शुड राइट दैट इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी कि भाई ये लोग कंपनी के पहले डायरेक्टर्स हैं और स्टार्टिंग से ये लोग काम संभालेंगे। अगर आप ये क्लॉज नहीं लिखते हो आर्टिकल्स में तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या माना जाए फिर, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये माना जाएगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितने भी अपने सब्सक्राइबर्स हैं, जो मिनिमम 7 सब्सक्राइबर्स एंड ऑल नहीं होता है, या मिनिमम 2 सब्सक्राइबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, तो जितने लोगों ने अपना नाम एज अ सब्सक्राइबर लिखवाया है मेमोरेंडम में, बाय डिफ़ॉल्ट दे आर डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, क्लियर। तो ये कंडीशन यहाँ पे भी बोली है। इसके बाद बात हो रही है सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 की, रेसिडेंट डायरेक्टर उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर पिछले फिनेंशियल ईयर में, या जो भी फिनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं, उस फिनेंशियल ईयर में 182 डेज का स्टे इंडिया में कर लेता है, तो फिर वो उस साल के लिए रेसिडेंट डायरेक्टर है। दैट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एग्जामिनेशन फाइंड्स एनी डिफेक्ट्स और इनकम्प्लीटनेस, then it may intimate such defects by placing it on the website and by email to the applicant. तो central government action ले सकती है। Resubmit the application after rectification of the defects within 15 days total period of not less than 182 days during the financial year. अब ये कुछ ग्रामेटिकली आगे पीछे है। Resubmit the application after rectification of defects within 15 days. टोटल पीरियड नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये वो टोटल पीरियड वाली लाइन वही है कि आपका जो स्टे है वो कम से कम 182 डेज का होना चाहिए। ऊपर जो उन्होंने सेकंड पॉइंट बोला वो उस हिसाब से है कि आप जब एज अ डायरेक्टर अप्लाई कर रहे हो और आपका रेसिडेंट होना ज़रूरी है, तो जो फॉर्म और वो सब आप फिलअप करोगे उसको वेरीफाई करेंगे, और आपके भरे हुए फॉर्म में कोई डिफेक्ट ऐसा कुछ उनको मिलता है तो वो आपको रेक्टिफिकेशन के लिए बोल सकते हैं, और रेक्टिफिकेशन के लिए आपको 15 दिन मिलेंगे। तो जो भी इंसान कंपनी का डायरेक्टर है या डायरेक्टर बनना चाहता है, या कंपनी में एटलीस्ट एक डायरेक्टर तो ऐसा हो जो रेसिडेंट डायरेक्टर हो, तो उसकी डिटेल्स आरओसी के पास होनी चाहिए। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्जामिनेशन पे लगता है कि इसमें कुछ दिक्कत हुई है एप्लीकेशन में, तो आपको बताएंगे कि भाई प्रॉपर डिटेल सबमिट करो, तभी हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो 15 दिन का टाइम आपको मिलता है अपने डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई करने के लिए। क्लियर, आगे बढ़े। Provided that in case of newly incorporated company, the requirement under this subsection shall apply proportionately at the end of the financial year in which it is incorporated. देखो, जो कंपनी ऑलरेडी एक साल पूरा, मतलब अप्रैल 1 से 31 मार्च तक काम कर चुकी है, उसके डायरेक्टर को अगर या उसके बोर्ड को ये बताना हो कि हाँ हमारे पास एटलीस्ट एक रेसिडेंट डायरेक्टर है, तो पिछला पूरा जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ अभी, उसमें किसी भी एक डायरेक्टर का 182 डेज का स्टे अगर आप प्रूव कर देते हो तो डन। लेकिन अभी कंपनी का था पहला साल, कंपनी स्टार्ट हुई थी अगस्त के महीने में और ईयर एंड हो गया मार्च में, तो 182 डेज वाला क्राइटेरिया ज़रूरी है कि हम पूरा करें, ज़रूरी है, लेकिन प्रपोर्शनेटली। तो कंपनी स्टार्ट हुए पूरे साल का जितना प्रपोर्शन हुआ है उतना ही प्रपोर्शन ये 182 डेज पे भी अप्लाई हो जाएगा। मतलब सपोज कंपनी 6 महीने ही चली है पूरे साल में, क्योंकि इन बिटवीन द ईयर मिड ईयर स्टार्ट हुई है, तो 182 का भी 91 डेज हो जाएगा, तो प्रपोर्शनेट कैलकुलेशन भी हो सकता है। ठीक है, बट आपको एक साल के बाद ये पूछा जा सकता है एंड यू हैव टू प्रूव कि हाँ भाई हमारे पास एटलीस्ट एक रेसिडेंट डायरेक्टर है। बस इतना सा पॉइंट था यहाँ पे। और अगर वो फॉर्म भरने में आपने कोई गलती की तो रेक्टिफिकेशन जो करना है आपको
वो 15 दिन के अंदर करके देना पड़ेगा। जैसे आप फॉर्म भरोगे और वो आपको रिटर्न करेंगे, उसके 15 डेज में आपको उनको इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इट इज़ रिगार्डिंग सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 प्लस रूल 3 ऑफ द अपॉइंटमेंट रूल्स 2014। यहाँ पे ये बोला है कि कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के लिए एटलीस्ट एक वुमन डायरेक्टर का होना ज़रूरी है सिलेक्टेड कंपनीज के लिए। अब इसमें कौन सी कंपनीज आती हैं? ऑल लिस्टेड कंपनीज, उसके बाद बोला है पब्लिक कंपनीज विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और मोर और टर्नओवर ऑफ 300 करोड़ और मोर। तो या तो लिस्टेड कंपनी हो या फिर ऐसी पब्लिक कंपनी हो जो अगर लिस्टेड नहीं है, मतलब अनलिस्टेड है, तो उसकी पेड अप कैपिटल कम से कम 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या फिर टर्नओवर जो है वो 300 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। तो ही जो है वुमन डायरेक्टर को अपॉइंट करना कंपलसरी होगा, ये हमें ध्यान रखना है। फिर इसमें ये बोला है कि सेबी ने भी कुछ नोटिफिकेशंस निकाले थे और बोला उन्होंने कि जो टॉप 1000 या टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज होती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, तो उन एंटिटीज़ को कंपलसरीली ये रूल फॉलो करना है। अब ये कौन सी टॉप 100 है, कौन सी टॉप 500 है, उसके लिए डेट्स के हिसाब से आपको चलना है। उन्होंने बोला कि अगर हम बात करें 1 अप्रैल 2020 से, तो जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज हैं, दे शैल बी डिटरमाइंड टू अपॉइंट द वुमन डायरेक्टर्स। तो वैसे तो ऊपर ये पॉइंट कवर हो गया ना, सारी लिस्टेड कंपनी बोली तो उसमें टॉप 1000 तो आ ही जाएंगी ना। बट सेबी वालों को कैसा होता है कि भाई कंपनी लॉ कुछ बोल रहा है तो हम भी तो कुछ बोले ना, हमारा भी बोलना बनता है। तो हम भी घर के बड़े हैं, हम भी अपना कुछ ज्ञान देंगे, भले आपको चाहिए या नहीं चाहिए वो अलग बात है। तो ये घर के बड़े हैं जो जिनकी एक्चुअली में जिनके ज्ञान की कोई ज़रूरत होती नहीं कभी, लेकिन ये वो हैं जो ज्ञान देने में हमेशा आगे रहेंगे और आपको इनको झेलना पड़ेगा। ये वो कैटेगरी वाले बड़े हैं जो एक्चुअली में जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो वाले हैं, ठीक है। तो इनके लिए बोला गया है कि एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर हो उन कंपनीज में जो मार्केट कैपिटल के हिसाब से टॉप 1000 कंपनीज में आती है। मार्केट कैपिटल आप अगर समझते हो तो एक शेयर का प्राइस और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी, उसको मल्टीप्लाई करें तो मार्केट कैपिटल मिल जाती है, ठीक है। और ये कब की मार्केट कैपिटल? एट द एंड ऑफ द इमीडिएट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मतलब जस्ट अभी जो 31 मार्च गई है, वो जो साल खत्म हुआ है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से देखना पड़ेगा। डन। इसके बाद एक ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। अब देखो ये काफ़ी डिटेल्ड है, 149 सबसेक्शन 4, 149 सबसेक्शन 6, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, 149 सबसेक्शन 7, 9, 10 पूरा ब्लॉक है, 13 तक जा रहा है, ये पूरी स्टोरी है। और फिर उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, 49 सबसेक्शन 9 भी है, रोल भी है, तो ये सब कुछ दिया हुआ है। तो ये तो पूरा एक लेक्चर ले लेगा आराम से और काफ़ी डिटेल में जाएगा। तो मैं एक लेक्चर पूरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे ही बात करूँगा, ठीक है। तो हम उसको अभी इस लेक्चर में यहाँ पे साथ में कवर अप नहीं कर रहे हैं। इसके बाद है 151, बट ये भी थोड़ा डिटेल्ड है, तो लेट इट बी, हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं बिकॉज 151 अगेन टाइम कंज्यूमिंग है। अभी मैं ज़्यादा हेडेक नहीं देना चाहता हूँ आपको, आराम से अपने थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। चैप्टर बड़ा है, वैसे भी टाइम लेगा, नंबर ऑफ लेक्चर्स काफ़ी होंगे इसमें, अराउंड आराम से 6, 7, 8 लेक्चर्स भी हो सकते हैं। लेट सी कि कितना टाइम आपको लगता है समझने में और कितना टाइम मुझे लगता है उसको समझाने में। तो 7 लेक्चर्स तो मिनिमम हम मान के चल रहे हैं कि इसमें लगेंगे। तो आराम से हम एक एक करके इसको ख़त्म करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। आप रेगुलर हर लेक्चर के साथ जितने मैं आपको टाइप्स बताते जा रहा हूँ उसको फोकस करके वहीं पे कंप्लीट करते जाओ, कि जब नया लेक्चर देखो तो पिछले वाले में क्या है वो पूरा पता होना चाहिए, एक उसका जो फ्रेमवर्क है वो क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर मिक्सअप होता जाएगा। कि हर लेक्चर में मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बताऊँगा, पिछले डायरेक्टर्स के बारे में भूल गए हो या पता ही नहीं अच्छे से, अगले वाले में क्या समझ में आएगा? क्लियर? डन? ये समझ में आ गया? चलो, तो अब यहाँ पे पैकअप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में आगे के सेक्शंस को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।